आज हम सुसैन सोंटेज का एक वर्क है अगेंस्ट इंटरप्रिटेशन। ये एक ऐसे है, ठीक है। इसमें उसने इंटरप्रिटेशन के अबाउट जो है वो इंटरप्रिटेशन के ख़िलाफ़ क्यों है उसके बारे में इसने बड़ा डिटेल वाइज जो है बताया है। उससे पहले सुसैन को हम जो है ना थारोली इसकी लाइफ पढ़ते हैं, इसकी थोड़ी बहुत बायोग्राफी पढ़ते हैं, उसके बाद हम जो है इसका ऐसे पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सुसैन सोंटेज वाज बोर्न इन न्यूयॉर्क सिटी ऑन जनवरी 1693। ये न्यूयॉर्क के सिटी में 16 जनवरी 1933 में पैदा हुई और इसकी डेथ जो है 2004 में हुई और 71 ईयर्स की एज में इसकी डेथ हुई। Brought up in Tucson, Arizona and Los Angeles and did her undergraduate study in Chicago. अंडरग्रेजुएट डिग्री की जो इसने पास की वो शिकागो से की और फिर बीए जो था इसने अपना किया फ़िलासफ़ी में, लिटरेचर में और थियोलॉजी में। ये तीन चीज़ें जो हैं इस पे इसको बहुत ज़्यादा इस पर इनकी ग्रिप थी, ठीक है। फ़लसफ़ा, लिटरेचर यानी फ़लसफ़ा, अदब और दीनियात, इन तीन चीज़ों को बहुत गहराई से पढ़ती थी, ठीक है। और उनका जो पहला नावल था द बेनिफैक्टर वो 1963 में उन्होंने लिखा था, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने इन अमेरिका लिखा 2000 के अंदर, नियरली डेथ के करीब। शी वॉज अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट फॉर मोर देन 2 डिकेड्स। 20 सालों से जो थी ना वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की प्रोटेस्ट में जो थी वो पार्टिसिपेशन कर रही थी, ठीक है। इसने ह्यूमंस के लिए जो था 1987 से 1989 जो थी आवाज़ उठाई, उनके राइट्स के लिए आवाज़ उठाई। ये फेमिनिस्ट भी थी, ठीक है, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी थी ये। शी वॉज मैरिड टू फिलिप राइफ फॉर 8 ईयर्स। 8 साल तक जो है इनकी शादी चली फिलिप राइफ के साथ और उनके साथ एक बेटा हुआ जिसका नाम डेविड राइफ था। शी इज़ मोर फेमस बाय बीइंग बाइसेक्सुअल। कहा जाता है कि ये जो थी होमोसेक्सुअल थी, लेस्बियन थी और एनी लिबोविट्स के साथ जो है ना इनका जो था अफेयर था जो कि 10 सालों तक कायम रहा, ठीक है। और इन्होंने नावल्स लिखे, इन्होंने एसेस भी लिखे, इन्होंने प्लेस भी लिखे, इन्होंने मोनोग्राफ्स भी लिखे। ऑल दो उनके जो जितने भी वर्क्स थे उनमें जो मेजर थीम्स थे वो ह्यूमन नेचर थी, ह्यूमन राइट्स की बात उसमें की गई है, उसमें सोसाइटी को इन्होंने पोर्ट्रे किया हुआ है और ज़्यादातर लव अफेयर्स जो है इनके हमें वर्क्स में नज़र आते हैं। ये रनिंग थीम्स है जो इनके वर्क्स में जितने भी इन्होंने वर्क्स लिखे हैं उनमें हमें कहीं ना कहीं नज़र ज़रूर आएंगे। अवार्ड्स बहुत ज़्यादा इन्होंने जीते। सबसे बड़ा अवार्ड जो था वो नेशनल बुक अवार्ड था, ठीक है। उसके बाद जो है जेरूसलेम प्राइज़ जो है वो इन्होंने विन किया। बायोग्राफी ऑफ वर्क इन्होंने बहुत सारी फ़िक्शन राइटिंग्स भी की। फ़िक्शन राइटिंग्स वो जो इमेजिनेशन से डील करती हैं, जिसमें आपका द बेनिफैक्टर नावल आ जाता है, ये और भी डेथ किट आ जाता है, ठीक है। द वे वी लिव नाउ, द वोल्केनो लवर इन अमेरिका, ठीक है। इनके लिए इसको बहुत सारे प्राइज़ भी मिले। ये शॉर्ट स्टोरीज़ भी कुछ इन्होंने लिखी, जैसे कि ये इन्होंने एटसेट्रिया, सॉरी इस लफ्ज़ को प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा, मेरे ख्याल से एक्सेट्रा ये शॉर्ट स्टोरीज़ की एक बुक ऑफ कलेक्शंस थी। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे प्लेस लिखे। प्लेस के बाद जो है इन्होंने नॉन फिक्शन राइटिंग्स लिखी और इन्होंने जैसे कि अभी हम इनकी नॉन फिक्शन राइटिंग्स में पढ़ेंगे, अगेंस्ट इंटरप्रिटेशन इन्होंने लिखा, इन्होंने स्टाइल्स ऑफ रेडिकल विल लिखा, अंडर द साइन ऑफ सैटर्न लिखा। इसके अलावा ये बाकी सारे वर्क्स जो हैं इनके खुद के लिखे हुए हैं। उसके बाद मोनोग्राफ्स कुछ इन्होंने लिखे, ठीक है। और मोनोग्राफ्स की भी डिटेल आपके पास ये नीचे लिखी हुई है। ऑन फोटोग्राफी पे इन्होंने लिखा इलनेस एज मेटाफर, एड्स एंड इट्स मेटाफर रिगार्डिंग द पेन ऑफ द अदर, ये चीज़ें। अब ये जो इन्होंने जितने भी ऐसे लिखे, नावल्स लिखे, इनकी हम प्रिसाइज थीम्स अगर देखें, जैसे कि इस नावल की थीम देखें, द नावल फीचर्स थीम ऑफ सेक्स, रेवोल्यूशन, नेचर एंड फेट, आर्ट, अ कलेक्टर्स ऑफ ऑब्सेशन एंड लव। जैसा कि हमने बात की कि ये ह्यूमन नेचर को पोर्ट्रे करती हैं और ह्यूमन नेचर में ये सेक्स होता है, नेचर, फिर रोल ऑफ फेट भी आ जाता है ह्यूमन लाइफ में, ठीक है। फिर ऑब्सेशन भी आ जाती है कि इंसान जो है वो ऑब्सेस्ड होता है किसी ना किसी चीज़ के साथ, किसी ना किसी ह्यूमन के साथ, ठीक है। किसी चीज़ के लिए वो पागल होता है, क्रेजी होता है, एम्बिशियस होता है। फिर लव आ जाती है,
ठीक है। और उसके बाद ये नेक्स्ट जो है इसका जो है मज़ीद ऑन फोटोग्राफी पे जो इन्होंने लिखा, ठीक है, उसके लिए भी इनको बहुत ज़्यादा प्राइज़ मिले और ये पब्लिश हुआ 1977 में। नेक्स्ट जो है अगेंस्ट इंटरप्रिटेशन, जिसको हमने बड़ा ध्यान से पढ़ना है। अगेंस्ट इंटरप्रिटेशन और जितने भी इनके एसेस थे वो पब्लिश हुए थे 1966 में, ठीक है। और ये इनमें से कुछ जो थे एसेस बहुत वेल नाउन ऐसे थे, जैसे कि ऑन स्टाइल, नोट्स ऑन कैंप एंड लिटिल ऐसे जो उन्होंने लिखा अगेंस्ट इंटरप्रिटेशन जो था। तो ये जो अगेंस्ट इंटरप्रिटेशन, ऑन स्टाइल, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस ऐसे थे। उनमें से हम एक ऐसे अगेंस्ट इंटरप्रिटेशन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट लास्ट जो है ये नहीं प्रेसिस ऑफ एलाइस इन बेड, इसका भी ये देख लें। इन्होंने लास्ट पे थीम्स दिए हैं, या फिर देखे द प्लेस फोर्सफुली रेजेस क्वेश्चन अबाउट द सोशल familial constraints that bind intelligent women and limit their scope of achievement। यहाँ पे थोड़ा हमें फेमिनिज्म का टच नज़र आता है इनके इस वर्क में, कि औरतों के हकूक़ की बात करती हैं, सोसाइटी को भी अंदर पोर्ट्रे कर रही हैं और फैमिली की रिस्ट्रिक्शंस बता रही हैं वुमेंस पे कितनी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो वो ये सब चीज़ें जैसे कि उनके मेजर थीम्स थे। अब प्रिसाइज वे में इनके समरी ऑफ की टर्म्स एंड आइडियाज़ यूज बाय जो सोसाइटी मोस्टली यूज़ हुए हैं उनको अगर देखा जाए तो ये सारी बातें, जैसे कि द थीम दैट रन्स थ्रू सुसैन्स राइटिंग इज़ लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल टू अराइव एट प्रॉपर बैलेंस बिटवीन मॉरल एंड एस्थेटिक सच एज द की आइडियाज़ एज शोन बिलो। यही जो आइडियाज़ हैं, कभी ये मॉरल स्ट्रगल दिखा रही है, कभी एस्थेटिक स्ट्रगल दिखा रही है, इन दोनों का क्लैश दिखा रही है, इन दोनों का दरमियान में बैलेंस दिखा रही है। ज़िंदगी यही चीज़ है ना कि आप एक जो है एक दो आपके पास रास्ते, एक वो रास्ता जो मॉरल है, एक वो रास्ता जो सिर्फ एस्थेटिक देता है लेकिन उसमें मोरालिटी नहीं है। हमारी ज़िंदगी जो है दो रास्तों पे जो है ना मुनहसर है। तो वो इन्हीं चीज़ों को, यानी ह्यूमन नेचर को, रियलिस्टिक राइटर रियलिज्म दिखा रही है और ह्यूमन नेचर को पोर्ट्रे कर रही है, ह्यूमन लाइफ प्रॉब्लम्स को जो है वो पोर्ट्रे कर रही है। तो ये सारे जितने भी इसके वर्क्स हैं उनमें हमें यही चीज़ें दिखाई देंगी जो इसने नीचे मेंशन की है। इसकी लास्ट लाइन में अगर देखा जाए, लास्ट लाइंस में जो ये 3 पॉइंट्स इसने लिखे हैं, सोसाइटीज स्टेटेड दैट पीपल शुड नॉट अटेम्प्ट टू फाइंड द मीनिंग इन अ वर्क ऑफ आर्ट बट एक्सपीरियंस इज एज अ थिंग इन इटसेल्फ। ये अगेंस्ट इंटरप्रिटेशन से ली गई एक कोट है जिसमें सुसैन कहना ये चाह रही है कि हमें सिर्फ एक वर्क ऑफ आर्ट इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए ताकि हम उसमें से मीनिंग फाइंड करें कि भाई ऑथर क्या कह रहा है। हमें इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि हम खुद ब खुद सेंस करें, एक्सपीरियंस करें कि वर्क ऑफ आर्ट में कितने ज़्यादा जॉयज़ हैं, कितनी एस्थेटिक प्लेयर है और कितनी ज़्यादा सच्चाई है। हमें दूसरों की इंटरप्रिटेशंस को, जो कि ऑलरेडी इस टेक्स्ट के रिलेटेड इंटरप्रेटर्स जो इंटरप्रेट कर चुके हैं, हमें वो अशिया नहीं पढ़नी चाहिए, हमें खुद पढ़ना चाहिए। और जो खुद पढ़ के हमें चीज़ मिलेगी, कहते जो मीनिंग मिलेगा बेसिकली वही ऑथर का रियल मीनिंग होगा और हमें उससे हमारी इमोशनल और एस्थेटिक सेंस भी जो है ना वो क्या होगी उसका खतारसिस भी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ इस चीज़ पे फोकस करती है कि आर्ट को, किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को एक्सपीरियंस करके पढ़ना चाहिए, किसी दूसरे पर्सन की ट्रांसलेशन को नहीं पढ़ना चाहिए या किसी दूसरे पर्सन के आइडियाज़ और व्यू पॉइंट्स को नहीं पढ़ना चाहिए। फिर सोसाइटीज advocated what she called transparency, which means experiences the luminousness of things in itself, of things being what they are. The meaning of art lies in the experiences, both style, content together without analysis। अब यहाँ वो कहती है कि ये जो ट्रांसपेरेंसी का मतलब किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को हम खुद एक्सपीरियंसेस करें या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम स्टडी करें तो हम खुद स्टडी करें, ना कि किसी और के पहले व्यूज़ पढ़ें, ठीक है। और जैसी वो चीज़ मेंशन की गई है हम उसको वैसे ही पढ़ें, ना कि अपने मीनिंग्स में उसको कन्वर्ट करें, ठीक है। और जो मीनिंग उसकी आर्ट में एग्जिस्ट करता है, वर्क ऑफ आर्ट के अंदर, वो दो चीज़ों पे बेस करता है। एक तो स्टाइल, राइटर का जो स्टाइल है लिखने का, स्ट्रक्चर कह सकते हैं, फॉर्म और जितनी भी लिटरेरी डिवाइसेस, फिगरेटिव डिवाइसेस हैं वो। दूसरा कंटेंट में, दोनों में मीनिंग लाई करता है। अगर हम सोचें कि हम सिर्फ कंटेंट को पढ़ के मीनिंग निकाल लें तो हम जो है वो पूरा मीनिंग कभी भी अटेन नहीं कर पाएंगे। इनवर्डली हम क्या करें कि हम उस वर्क का एनालिसिस नहीं कर रहे, हम सिर्फ इंटरप्रिटेशन पा रहे हैं जो कि उसके कंटेंट में मौजूद है, ठीक है। हमें
सिर्फ कंटेंट नहीं चाहिए, क्योंकि उसका मतलब ये है कि फॉर्म और कंटेंट दो इनसेपरेबल थिंग है, दोनों में मीनिंग लाई करता है। जब तक हम फॉर्म को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक हम कंटेंट को पूरा नहीं समझ पाएंगे। और अगर हम खाली कंटेंट पढ़ लेंगे तो हमें जो फॉर्म से मज़ा मिलना था, हमारी जो एक्साइटमेंट प्रोड्यूस होनी थी उसकी वजह से, जो हमें एस्थेटिक प्लेयर मिलना था, जो हमें एक मॉरल लेसन मिलना था फॉर्म के अंदर, वो जो मौजूद था, जो हमें मेटाफर्स मिलने का मज़ा आता पढ़ने का, ठीक है, जो हमें लिटरेरी डिवाइसेस पढ़ने का मज़ा आता, वो चीज़ें हमें नहीं मिलती। तो फिर क्या होता है, फिर हमें सिर्फ एक कंटेंट मिलता है जो कि इंटरप्रिटेशन होती है इनवर्डली, ठीक है। तो कंटेंट को पढ़ने का कभी कोई फ़ायदा नहीं है। हमें तभी फ़ायदा मिल सकता है जब हम खुद किसी चीज़ को पढ़ें, वर्क ऑफ आर्ट को पढ़ें और उसको वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस करके पढ़ें उसका, ठीक है। उसमें हर चीज़ को, फॉर्म को, कंटेंट को, डिवाइसेस को, टाइटल को, प्लाटेशन को रिव्यू करें। तो ये सारी बातें उसने की हुई हैं इसमें। शी एडवोकेटेड एन एस्थेटिक अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कल्चर, चैम्पियनिंग स्टाइल और कंटेंट, ब्लरिंग द बाउंड्रीज बिटवीन हाई एंड पॉपुलर कल्चर। तो ये बेसिकली ये मेजर चीज़ें थी जो उसने अपने वर्क ऑफ आर्ट में लिखी हैं। इसका बाकी हम लेक्चर जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि अगेंस्ट इंटरप्रिटेशन के अबाउट होगा, एक ऐसे जो इसने लिखा है।